हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पार्ट 3। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि बेसिकली है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, या फिर अपन इसे ब्लड क्लॉटिंग भी कह सकते हैं। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि अपनी बॉडी में अगर कहीं पर भी कोई इंजरी होती है या कोई कट लगता है तो उससे जब ब्लड बाहर निकलने लगता है तो ऐसा नहीं है कि निकल कर पूरा ही निकल जाए, वो थोड़ी देर बाद में रुक जाता है। तो वो जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो व्हेन अ ब्लड वेसल्स इज रप्चर्ड, उसमें मतलब रप्चर हो जाए, मतलब फट जाए या कट जाए, ड्यू टू अ कट और इंजरी, द ब्लड लॉस इज प्रिवेंटेड। उस ब्लड लॉस, वहां से फिर ब्लड निकलने लगेगा, उस ब्लड लॉस को रोका जाएगा। और तो ब्लड लॉस इज प्रिवेंटेड बाय अ मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म से रोकेंगे, और उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, क्लॉटिंग कह सकते हैं, उसे ब्लड कोगुलेशन भी कह सकते हैं। द क्लॉटिंग इज फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड प्लेटलेट्स। और ये क्लॉटिंग में कौन हेल्प करेगा, देखो तीन तरह की ब्लड सेल्स होती है, उसमें से एक होती है प्लेटलेट्स, एक तो वो हेल्प करेगी, और एक कौन करेगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे, और वो कहां होते हैं, प्लाज्मा में, वो हेल्प करेंगे। और ये सब मिलकर क्या करेंगे, ब्लड का क्लॉट बनाएंगे, और जिसकी वजह से और ब्लड लॉस नहीं होगा। देखो इंजरी जहां होती है वहां पर सबसे पहले काम करती है प्लेटलेट्स। वो इंजरी वाली जगह को सबसे पहले जाके सील करने की कोशिश करती है। कैसे करेगी वो अभी अपन सब समझेंगे। उसे कहेंगे टेम्पररी प्लग, या प्लेटलेट प्लग भी कह सकते हैं। ये टेम्पररी होता है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब अब इससे ब्लड बिल्कुल लॉस नहीं होगा और ये परमानेंट इलाज हो गया, नहीं। ये एक टेम्पररी मतलब इलाज है, ठीक है। इसके बाद में टेम्पररी प्लग बनने के बाद में क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन में काम करते हैं। मतलब पहले एक एक्टिवेट होता है, फिर वो दूसरे को करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, इस तरीके से चलकर एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होगी। और उस सीरीज ऑफ रिएक्शन में लास्ट में फाइब्रिन के थ्रेड बनेंगे। किसके बनेंगे, फाइब्रिन के। कैसे बनेंगे, ये कहां से आएंगे, वो सब अपन को समझना है। और वो थ्रेड जो होंगे इस प्लग को और टाइट भी कर लेंगे, और इस प्लग के ऊपर ऐसे थ्रेड लाइक, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब इस नेटवर्क से जब ब्लड बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब चीजें जाकर इसमें फंस जाएगी, और ये क्लॉट पूरा और पक्का क्लॉट बन जाएगा, परमानेंट क्लॉट बन जाएगा। तो टेम्पररी प्लग प्लस फाइब्रिन ये क्लॉट बना लेंगे, इसे परमानेंट प्लग कहेंगे। अब यहां पर दो चीजें लिखी आ रही है, एक आ रहा है प्लेटलेट्स और एक क्या आ रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर। प्लेटलेट्स का अपन को समझ में आता है कि तीन ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स थी, उसमें से एक प्लेटलेट्स होती है। लेकिन ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं। और टोटल कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अपनी बुक में इन 13 के नाम नहीं दे रखे, आप चाहो तो आप भी मत याद करना, लेकिन मैं अभी आपको सारे के सारे 13 लिखवा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 4 तो याद करें। फर्स्ट जो होता है वो फाइब्रिनोजन होता है, और ये सबसे लास्ट में एक्टिवेट होगा और फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, और वो फाइब्रिन यहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। सेकंड जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये भी थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। थर्ड जो होगा वो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। फोर्थ जो होता है वो कैल्शियम आयन होता है, और ऐसे 13 है। आप ये चार तो याद करे ही करें। उन 13 में से जो 6 नंबर है उसे अब रिजेक्ट कर दिया गया, उसे क्लोटिंग फैक्टर नहीं मानते। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मैं चाहूंगा आप याद करो। और अगर पूरे के पूरे 13 के बारे में जानना है तो मैं अभी आगे समझा रहा हूं, आप चाहो तो वो कर लेना, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। एक और चीज, ये ब्लड जो क्लॉट बनता है, ब्लड क्लॉट बनता है, इसकी क्या इंपोर्टेंस होती है, तो इसकी एक इंपोर्टेंस तो अभी तक समझ में आ ही चुकी होगी कि ये ब्लड लॉस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। लेकिन एक और इंपोर्टेंस होती है, अगर कहीं से कट हो जाए और मान ले कि वहां से ब्लड नहीं निकल रहा, ऐसे मान लेते हैं कि वहां से ब्लड नहीं निकल रहा, भाई ब्लड ऐसे सीधा सीधा चल रहा है, ऐसा होगा नहीं लेकिन मान ले, तो पर वहां से बैक्टीरिया तो अंदर आ सकते हैं। तो एक तो ये क्लॉट जो होगा वो ब्लड लॉस को रोकता है, और दूसरा बैक्टीरियल इन्वेजन को, बैक्टीरियल घुसपैठ को भी क्या करेगा, ये रोकेगा, ठीक है। तो ये अपने ब्लड क्लॉटिंग का इंट्रोडक्शन था। एक बार आप ये अच्छे से नोट कीजिए, और फिर मैं आपको 13 फैक्टर के बारे में समझाता हूं। वो आपकी इच्छा है, आप करें या ना करें, और फिर अपन ब्लड क्लॉट की मैकेनिज्म को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं 13 फैक्टर। तो देखो फर्स्ट 4 तो अपन देख चुके थे। फर्स्ट कौन सा था, फाइब्रिनोजन, फिर प्रोथ्रोम्बिन, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन, और फिर कैल्शियम आयन। फिफ्थ जो है वो है प्रो एक्सेलरीन। सिक्स्थ जो है वो है एक्सेलरीन। एक्सेलरीन को अब रिजेक्ट कर दिया गया है, इसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं मानते। सेवंथ जो है वो प्रो कन्वर्टीन। एट्थ जो है वो AHF।
नाइन्थ जो है वो क्रिसमस फैक्टर या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन को फैक्टर कहलाता है। 10th जो है वो है स्टुअर्ट फैक्टर। अब देखो 8th 9th और 10th ये तीनों जो है इनकी एब्सेंस में एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं हीमोफीलिया। क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। और क्योंकि इनकी अगर ये प्रेजेंट है तो वो डिजीज नहीं होगी, तो यही वजह है कि इन तीनों को कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। इसको कहते हैं AHFA, इसको कहते हैं AHFB और इसको कहते हैं AHFC। अगर AHFA नहीं होगा तो भी हीमोफीलिया डिजीज होगी, उसे कहेंगे हीमोफीलिया A। अगर ये 9th फैक्टर नहीं होगा तो भी हीमोफीलिया डिजीज होगी, उसे कहेंगे हीमोफीलिया बी। और यही वजह है 9th फैक्टर को निकनेम दे रखा है AHFB। अगर 10th फैक्टर नहीं होगा तो भी हीमोफीलिया होगा, उसे कहेंगे हीमोफीलिया सी और यही वजह इसे कहेंगे AHFC। ठीक है, तो इन तीनों को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं। 11th जो है वो है PTA, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ठीक है। 12th जो है वो है हैगमन फैक्टर और 13th जो है वो है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जिसे लैकी लॉरेंट फैक्टर भी कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं, ये 13 फैक्टर है। अब ये होते कहाँ पर है? सारे के सारे ये प्लाज्मा में होते हैं। ठीक है। और अगर प्लाज्मा में से इन 13 जो ये अपने फैक्टर जो है क्लॉटिंग फैक्टर, इनको निकाल दिया जाए तो जो पीछे बचता है उसे अपन ने क्या कहा था? सीरम। अपन ने पढ़ा था ये। ठीक है। अब ये फैक्टर बनते कहाँ हैं? तो मेनली ये फैक्टर कहाँ बनते हैं? लीवर के अंदर। और इन फैक्टर के बनने के लिए विटामिन के भी जरूरी है। तो अगर विटामिन के नहीं खाएंगे तो ये फैक्टर नहीं बनेंगे, तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा। यही वजह है विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से भी क्लॉट नहीं बनता। अब एक और चीज याद रखनी है कि इन 13 में से कोई एक भी नहीं है तो भी अपनी बॉडी में क्या नहीं बनेगा? क्लॉट नहीं बनेगा। मतलब ये सारे के सारे होने जरूरी है। और एब्सेंस ऑफ AHF जो होता है वो हीमोफीलिया करवाता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अब देखो अपनी बुक में लिखा हुआ है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एक कैस्केड मैकेनिज्म है। अब कैस्केड मैकेनिज्म का क्या मतलब है? ये एक चेन रिएक्शन होती है। मतलब ऐसे समझो कि सबसे पहले 12th वाला फैक्टर जो है वो एक्टिवेट होता है, फिर वो 9th को 11th को एक्टिवेट करेगा, फिर वो 9th को एक्टिवेट करेगा, फिर वो सब ऐसे आगे से आगे होता हुआ 10th को एक्टिवेट करेंगे। ऐसे एक चेन रिएक्शन चलती है। और उस चेन रिएक्शन होते होते सबसे लास्ट में 13 जो है वो एक्टिवेट फॉर्म में आएगा। फिर 13 से 3 जो होगा वो एक्टिवेट फॉर्म में आएगा। फिर 3 से जो है सेकंड एक्टिवेट होगा, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। फिर वो थ्रोम्बिन जो है वो फर्स्ट को एक्टिवेट करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। तो एक चेन ऑफ रिएक्शन चलती है जिसे अपन क्या कहते हैं? कैस्केड मैकेनिज्म। क्या अपन को वो पूरी चेन ऑफ रिएक्शन करनी है? नहीं, वो पूरी नहीं करनी है, लेकिन उसे एक समरी पैटर्न में समझना है जिसे अभी अपन समझते हैं। ठीक है। तो अब अपन समझते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ठीक है। तो द क्लॉटिंग प्रोसेस बिगिंस व्हेन द एंडोथेलियम ऑफ वेसल्स इज डैमेज्ड। मतलब वेसल्स की जो एंडोथेलियम होती है वो भी डैमेज हो जाए तब क्या होता है? ब्लड बाहर निकलेगा, क्योंकि एंडोथेलियम जो होती है ब्लड वेसल्स की सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है। अभी अपन ब्लड वेसल्स के बारे में भी देखेंगे तो वहां आप समझ लेना। तो जब एक बार वो फट जाएगी तब क्लॉटिंग जो होता है वो प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। उस समय क्या होती है कि प्लेटलेट्स, देखो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, जनरली प्लेटलेट्स यहाँ ब्लड के साथ में मूव करती है, लेकिन उस समय जो प्लेटलेट्स है यहां पर जाकर वो जहां पर कट लगा है उस जगह पे जाके चिपक जाएगी। मतलब इधर वाली वॉल को पकड़ लेगी, फिर उसके आगे से आगे चिपकते हुए दूसरी वाली वॉल तक चली जाएगी। मतलब ऐसे पूरा जो कट वाला इलाका है उसको ऐसे पूरा फिल कर देगी। अब क्वेश्चन उठता है कि ये पहले ऐसा क्यों नहीं करती? तो ऐसा इसलिए नहीं होता कि ये प्लेटलेट्स तब तक ऐसा नहीं करती जब तक इनको करना ऐसा अलाउ किया जाए। तो एक तो देखो ये वेसल्स जो होती है, हायर क्लासेज में आप पढ़ेंगे कि इन वेसल्स के अंदर से भी कुछ सर्टेन सिग्नल या केमिकल्स रिलीज होते हैं जो इनको ऐसा करने से रोकते हैं। दूसरा, जब प्लेटलेट्स यहां से बाहर निकलने लगती है तो वो कोलेजन के कांटेक्ट में आती है। कोलेजन प्रोटीन होता है जो अपने यहां पर होता है, तो उसके कांटेक्ट में आती है और ये एक्टिवेट हो जाती है, एक तरीके से ऐसा करने की टेंडेंसी शो करने लगती है और फिर वो यहां पर आके चिपकने लगती है। और ये जो बना है इसे कहते हैं प्लेटलेट प्लग। और ये टेम्पररी प्लग होता है जो ब्लड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी यहां से कुछ कुछ ब्लड तो बाहर निकलता ही रहता है। ठीक है। तो ये एक इमरजेंसी प्रोटेक्शन है। अब इसके आगे का क्या होगा वो अपन इस स्टेप में देखते हैं। तो जहां इंजरी हुई है वहां के टिश्यू एक थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसे कहते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो प्लेटलेट्स यहां पर है जो टूट गई है
वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है, उसे प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। बेसिकली दोनों क्या रिलीज कर रही है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन, 7th फैक्टर और 10th फैक्टर, ये सब कलेक्टिवली एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि कहलाता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स, या जिसे थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। नाम से क्लियर है कि ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। ये देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन सा था, थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर था, ठीक है। तो ये अब थर्ड फैक्टर एक्टिवेट हो चुका है, तो ये सेकंड को एक्टिवेट करेगा। तो सेकंड को एक्टिवेट ये अकेला नहीं करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन, 7th फैक्टर, 10th फैक्टर, ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स, जिसे थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्लाज्मा में एक और क्लोटिंग फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन, जो सेकंड क्लोटिंग फैक्टर है, इनएक्टिव प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये थ्रोम्बोकाइनेज बनते ही ये थ्रोम्बोकाइनेज इसको एक्टिवेट करता है, और किस में कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन में, जो एक्टिव प्रोटीन और बेसिकली एक तरह का क्या है, एंजाइम है। और अब ये थ्रोम्बिन जो फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर था, इनएक्टिव फॉर्म में होता है फाइब्रिनोजन, उस समय ये सॉल्यूबल होता है और इनएक्टिव होता है, ठीक है। इसी वजह से थ्रेड जैसा दिखता नहीं है, लेकिन जब थ्रोम्बिन आएगा तो वो इस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिन थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होंगे और ये इनसॉल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं। और ये फाइब्रिन जो है, दिस थ्रोम्बिन नहीं, दिस क्या लिखना है, दिस फाइब्रिन, ये जो फाइब्रिन जो है, अब वो फाइब्रिन क्या करेगा, ये प्लेटलेट्स का प्लग जो था उसके चारों तरफ ये भी इकट्ठा हो जाएगा और थ्रेड का एक नेटवर्क बना लेगा। अब यहां से ब्लड वेसल्स, जब ब्लड सेल्स जो है वो जब बाहर निकलेगी तो इसके अंदर फंसने लगेगी, आरबीसी वगैरह, डब्ल्यूबीसी वगैरह जो है वो सब इसमें क्या हो जाएगी, फंस जाएगी, इससे बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि ये जो नेटवर्क बनेगा, इसकी जो ओपनिंग होगी वो इतनी बड़ी नहीं होती कि आरबीसी वगैरह उससे निकल सके, तो वो सब इसमें फंसने लगेगी और पूरा ये ब्लॉक हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे अपन क्या कहेंगे, क्लॉट। In this network of thread, dead and damaged formed element कौन से होते हैं, WBC, RBC, platelets of blood are trapped, और this structure called clot और coagulum, इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, क्लॉट कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, कोगुलम कह सकते हैं। और इस तरीके से अपना क्या बनेगा, जो ब्लड का क्लॉट बनेगा। तो सबसे पहले प्लेटलेट्स प्लग बनता है, फिर उसके बाद में वहां से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, टिश्यू से भी, ब्रोकन प्लेटलेट से भी। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन, 7th फैक्टर और 10th फैक्टर, ये सब कलेक्टिवली थ्रोम्बोकाइनेज कहलाते हैं। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और फाइब्रिन ये एक नेटवर्क बना लेता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब फंस जाते हैं, और क्या बन जाता है, ब्लड रुक जाता है, और क्या बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, ठीक है। तो ये अपनी क्या है, ब्लड क्लॉटिंग की क्या है, मैकेनिज्म। तो एक बार आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो कि बेसिकली क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो कि बेसिकली क्या है, ब्लड वेसल्स। तो देखो, ब्लड वेसल्स बेसिकली एक ट्यूबुलर नेटवर्क है जो अपनी बॉडी में होता है, इसे पाइप सिस्टम भी कहते हैं, जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। ह्यूमन बॉडी में ब्लड कभी भी बाहर नहीं आता, वो हमेशा एक पाइप्स में ही फ्लो करता रहेगा, तो एक क्लोज नेटवर्क बनता है। तो वो जो पाइप्स है वो बेसिकली अपनी क्या कहलाती है, ब्लड वेसल्स, जो ब्लड को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरी जो होती है वो हार्ट टू ऑर्गन की तरफ जाती है, मतलब हार्ट से वो पाइप जो हार्ट से निकले और किसी भी ऑर्गन की तरफ जाए वो आर्टरी होगी। और किसी भी ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड लेकर कोई आ रहा है, मतलब ऑर्गन से हार्ट की तरफ, तो वो क्या होगा, वेन ही होगा। और एक और होती है कैपिलरीज। अगर आर्टरी और वेन का स्ट्रक्चर देखें तो दोनों ही स्ट्रक्चर में 3 लेयर होती है। सबसे अंदर देखो, आप ब्लू कलर की एक लेयर देख पा रहे हैं, ये होती है ट्यूनिका इंटरना। क्या होती है, ट्यूनिका इंटरना। उसके बाद देखो, एक ग्रीन कलर की एक और बना रखी है, वो जो लेयर होती है उसे कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। और सबसे बाहर एक और लेयर होती है, उसे कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो मतलब आर्टरी और वेन की जो वॉल होती है वो 3 लेयर की बनी होती है। सबसे अंदर ट्यूनिका इंटरना, उसके बाद ट्यूनिका मीडिया, और सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना। और सबसे अंदर देखो एक कैविटी जैसा दिख रहा है, और वो क्या कहलाएगा, ल्यूमन। और ये ल्यूमन जो है, ये उसके अंदर ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ये मैंने जो डायग्राम बना रखा है, ये क्या है, जैसे मान लो ये एक पाइप है, इसको जब मैं कट करूंगा तो यहां से सर्कल जैसा दिखेगा, उस सर्कल का है। तो ये जो बीच में होल दिख रहा है, ये तो थ्रू आउट होगा, तो उसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। तो ब्लड कहां फ्लो हो रहा है, ल्यूमन के अंदर।
और उसके चारों तरफ जो वॉल है उसमें 3 लेयर है। आर्टरी और वेन के डायग्राम देखकर साफ पता चल रहा है कि आर्टरी के अंदर का ल्यूमन जो है छोटा है और वेन के ल्यूमन जो है वो बड़ा है। अब एक और चीज साफ दिख रही है कि आर्टरी की वॉल की थिकनेस ज्यादा है, वेन की वॉल की थिकनेस क्या है, कम है। ठीक है, एक और ब्लड वेसल्स होती है जिसे कहते हैं कैपिलरी। ये इनके कंपेयर में काफी फाइन, काफी थिन होती है और इनके चारों तरफ 3 लेयर नहीं होती, सिर्फ एक ही लेयर होती है जिसे कहते हैं ट्यूनिका इंटरना या जिसे एंडोथीलियम कह सकते हैं। अभी अपने ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका नाम आया था। इसमें सिर्फ एक ही लेयर होती है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब इसको समझते हैं कि अपनी बॉडी में ये ब्लड को कैसे ट्रांसपोर्ट करती है। आगे अपन जब हार्ट करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, अभी ऊपर ऊपर से देखते हैं। देखो, हार्ट से ब्लड बाहर लेकर आती है ऑर्टा, ये एक तरह की आर्टरी है पर बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है इसलिए अलग से नाम दिया। फिर ऑर्टा में से बहुत सारे पाइप निकलते हैं जो आर्टरी कहलाती है, अलग अलग ऑर्गन की तरफ जाती है। जब वो किसी ऑर्गन में जाती है तो और फाइन मतलब और पतली ट्यूब में ब्रांच हो जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं आर्ट्रियोल। और फिर फाइनली वो और थिन ट्यूब्स बनाती है जो कि बेसिकली क्या है, कैपिलरी। फिर ये यहां पर इस वाली जगह पर अभी देखेंगे अपन, समझेंगे जो एक्सचेंज होना है वो सब हो जाएगा और इसमें से ऑक्सीजन भी ले ली जाएगी और CO2 डाल दी जाएगी। और यही वजह है कि यहां पर ऑक्सीजन कम हो जाएगा, CO2 ज्यादा हो जाएगी, ये डीऑक्सीजनेट हो गया, इसलिए मैंने ब्लू कलर में समझा दिया, बना दिया। फिर ये कैपिलरीज वापस कलेक्ट होकर वेन्यूल बनाती है, वेन्यूल कलेक्ट होकर वेन्स बनाती है जो ऑर्गन से बाहर निकलती है। फिर ये बॉडी की सारी वेन वेना केवा जो सबसे बड़ी वेन होती है उसमें खुलती है और वेना केवा वापस किस में खुल जाती है, हार्ट में खुल जाती है। इस तरीके से सर्कुलेशन चलता है, कोई तकलीफ नहीं। एक और चीज, आर्टरी और वेन में डिफरेंस भी पता करना है। तो देखो, आर्टरी जो होती है वो हार्ट टू ऑर्गन चलती है, हार्ट टू ऑर्गन। वेन जो होती है वो ऑर्गन से हार्ट की तरफ चलती है। ठीक है, आर्टरी जनरली कैसा ब्लड लाती है, ऑक्सीजनेटेड। अब ऑर्गन की तरफ भेजेंगे तो ऑक्सीजन रिच ब्लड ही भेजेंगे। और वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। कैसा लाती है, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन एक आर्टरी जो लंग्स की तरफ जाती है जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि लंग्स वो जगह है जहां ऑक्सीजन ऐड की जाएगी। तो इसका एक एक्सेप्शन है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है, ओनली वेन ऐसी है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसकी वॉल अभी अपन ने देखी थी, आर्टरी की वॉल कैसी थी, थिक। वेन की वॉल कैसी होती है, थिन। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हार्ट से जब ब्लड आता है तो वो बहुत प्रेशर से आता है, तो वॉल उसको सहन कर पाए इसलिए इसकी वॉल थिक होती है, इसकी थिन होती है। इसके अंदर की ल्यूमन छोटी होती है, इसकी बड़ी होती है। ब्लड फ्लो विथ स्पीड, इसमें ज्यादा स्पीड से फ्लो करता है। और क्यों करता है, क्योंकि वो हार्ट की तरफ से आ रहा है, नैरो ल्यूमन है। ये सब फैक्टर क्या करते हैं, ब्लड को स्पीड से फ्लो कराते हैं। इसमें कम स्पीड से फ्लो होता है। इसमें हार्ट में जैसे हार्ट बीट होती है वैसे वैसे आर्टरी में भी ऐसे फील होते हैं, जिसे पल्स कहेंगे, हार्ट बीट नहीं कहेंगे। तो वो आर्टरी में फील कर पाएंगे, वेन में नहीं कर पाएंगे। आर्टरी में कोई सेप्टा नहीं होते, उनकी नीड ही नहीं है क्योंकि ब्लड इतना प्रेशर से जा रहा है कि वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन वेन में कोई प्रेशर से जा नहीं रहा, वो ऑर्गन की तरफ से आ रहा है, उसे कोई पंप भी नहीं कर रहा, तो हो सकता है बैक फ्लो हो जाए। तो उसे रोकने के लिए वेन के अंदर सेप्टा होते हैं। आर्टरी जो होती है, क्योंकि इसमें ब्लड बहुत प्रेशर से फ्लो हो रहा है, अगर ये कट जाएगी तो ज्यादा ब्लड लॉस के चांसेज है। और यही वजह है कि बॉडी में जनरली अंदर की तरफ होती है। और सरफेस पे जो अपन को ब्लड वेसल्स दिखती है जनरली वो कौन सी होती है, वेन। कुछ बॉडी की ऐसी जगह है जैसे कान के पीछे, अपने यहाँ पर थंब के नीचे, ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर आर्टरी ऊपर भी होती है, लेकिन बाकी जनरली आर्टरी बॉडी में थोड़ी अंदर की तरफ होती है। ठीक है, तो ये अपने ब्लड वेसल्स के बारे में। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है बेसिकली लिम्फ, और उसको समझते हैं। पहले इधर समझते हैं, फिर मैं आपको वापस समझाता हूं। देखो, यहां से जब ब्लड आया और फिर ये पाइप में गया और फिर वापस पाइप में होकर ऐसा चला गया, तो ये वाला जो ऑर्गन है इसके अंदर जो सेल्स होगी, जो टिश्यू होंगे, उनको चीजें मिलेगी कैसे, ब्लड तो बाहर आए नहीं। मान लो ब्लड में ऑक्सीजन है, जो भी है, न्यूट्रिएंट्स है, और भी कोई चीज है, लेकिन वो जब ब्लड बाहर ही नहीं आया तो चीजें एक्सचेंज कैसे होगी। मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि सेल के सराउंडिंग में कुछ आना चाहिए, और सेल के सराउंडिंग में कुछ आएगा तभी तो डिफ्यूजन से एक्सचेंज होगा। और ऐसा करने के लिए इसके चारों तरफ कोई लिक्विड आना चाहिए, लेकिन ब्लड तो बाहर ही नहीं आया। तो फिर तो देखो होता क्या है कि जब यहां से ब्लड आता है आर्ट्रियोल से और कैपिलरी बनती है, तो कैपिलरी आप देख पा रहे हैं कि उसकी वॉल बहुत थिन है और यहां से ब्लड बहुत प्रेशर से भी आ रहा है। तो ब्लड में से कुछ चीजें बाहर आ जाती है। क्या क्या बाहर आता है, वाटर बाहर आता है, सारा नहीं, कुछ
वाटर बाहर आ जाएगा, वाटर सॉल्युबल चीजें बाहर आ जाएगी, छोटी प्रोटीन्स होगी वो बाहर आ जाएगी, गैसेज जो घुली हुई होती है रेस्पिरेटरी गैसेज वो बाहर आ जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें बाहर आ जाती है, ठीक है। और ये जो फ्लूइड है वो कहलाएगा टिश्यू फ्लूइड। क्या कहलाएगा? टिश्यू फ्लूइड। और वो टिश्यू फ्लूइड इन सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा तो वहां से गैस एक्सचेंज होगा। क्या होगा? गैस एक्सचेंज। अब प्रॉब्लम हो गई, ये टिश्यू फ्लूइड जो थोड़ा बहुत ब्लड का पार्ट था वो बाहर आ गया। ऐसे हर राउंड के साथ थोड़ा थोड़ा पार्ट बाहर निकलता जाएगा तो ब्लड तो पूरा खत्म हो गया और यहाँ टिश्यू में फिल हो जाएगा। तो इसको यहां से वापस उठाकर वेना केवा में डालना है, और उसको डालने के लिए एक और अलग से नेटवर्क होता है जिसे कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। वो यहां से जो टिश्यू फ्लूइड है उसको ड्रेन करता है, खुद के अंदर पाइप सिस्टम में डालता है और फिर वापस वेना केवा में पहुंचा देता है। और ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो क्या कहलाता है? लिम्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? लिम्फ। ठीक है, तो अभी अपन समझते हैं, पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब आगे लेते हैं लिम्फ। अभी अपन ने समझा था, अब अपन और डिटेल में समझते हैं। देखो, व्हेन ब्लड फ्लोज थ्रू कैपिलरी इन टिश्यू, जब ब्लड, देखो ये एक आर्ट्रियोल है और यहाँ पर क्या बन रही है? कैपिलरी बन रही है। और जब ब्लड इन कैपिलरी से होकर गुजरता है तो उस समय दो चीज़ें होती है। एक तो देखो यहाँ पर ब्लड बहुत प्रेशर के साथ आ रहा है, हाई प्रेशर है। क्यों है हाई प्रेशर? क्योंकि वो आर्टरी में आ रहा है, हार्ट की तरफ से आ रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। दूसरा, कैपिलरी की वॉल जो होती है वो थिन होती है, अभी अपन ने देखा था उसमें सिर्फ एक ही लेयर होती है। और इन दोनों की वजह से यहाँ से कुछ चीज़ें बाहर आ जाती है। तो फिल्टर होने का कारण दो होगा, एक तो हाई प्रेशर और एक थिन वॉल। तो जब इन कैपिलरी से फ्लो होता है तो सम वाटर अलोंग विथ मैनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, कुछ पानी बाहर आता है और जो वाटर सॉल्युबल चीजें होती है वो भी कहाँ आ जाती है? बाहर आ जाती है, ठीक है। आप इसे समझ पा रहे हैं? क्या सारी चीजें बाहर आ रही है? तो साफ साफ लिखा हुआ है कि सम वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस बाहर आता है, और स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस आते हैं, मतलब जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस छोटे होने चाहिए वो बाहर आते हैं। पीछे क्या रह जाएगा? देखो साफ साफ लिखा हुआ है, लीविंग आउट द लार्जर प्रोटीन, मतलब जो बड़ी बड़ी प्रोटीन होगी वो पीछे ही रह जाएगी, ठीक है। स्मॉल प्रोटीन हो सकती है बाहर निकल जाए। मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट, मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट मतलब ज्यादातर फॉर्म्ड एलिमेंट बोले तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स अंदर ही रहती है, लेकिन कुछ बाहर जाती है। मोस्ट ऑफ लिखने का मतलब कुछ बाहर जाती है, लेकिन एक फॉर्म्ड एलिमेंट बिल्कुल बाहर नहीं जाता, जो कि कौन सा है? आरबीसी। आरबीसी बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, ये याद रखना। जो फ्लूइड यहां से बाहर निकलेगा उसमें आरबीसी बिल्कुल भी नहीं होगी। ये फ्लूइड जो इसके चारों तरफ अब इकट्ठा हो गया है इसे क्या कहेंगे? टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब आप इसे समझो कि ये देखो इसके आसपास की सेल है और उस सेल में यहाँ पर एक लिक्विड आ गया जो कि बेसिकली कौन सा है? टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। और ये टिश्यू फ्लूइड यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से आया। और इस टिश्यू फ्लूइड में एनसीईआरटी लिखती है कि सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, गैसेज भी होती है। तो ये सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो जो सेल होगी इसके साथ गैस एक्सचेंज कर सकती है, न्यूट्रिएंट्स अंदर ले सकती है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बाहर डाल सकती है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एटसेट्रा बिटवीन ब्लड एंड सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। मतलब जो भी ब्लड लेकर आती है वो सेल के साथ एक्सचेंज हमेशा ब्लड और सेल के बीच में नहीं होगा, ब्लड से पहले ये फ्लूइड बनेगा, इस फ्लूइड और सेल के बीच में होगा, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हुआ, क्योंकि ये फ्लूइड जो होता है सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। अब आगे की प्रॉब्लम और एक और क्वेश्चन कि ये तो टिश्यू फ्लूइड है और हमें तो लिम्फ के बारे में समझना है। तो अभी ये टिश्यू फ्लूइड है, लेकिन ये टिश्यू फ्लूइड को वापस तो पहुंचाना होगा ना ब्लड के अंदर। तो यहां से कुछ कैपिलरीज निकलेगी, ठीक है, वो क्या करेगी? इनको, ये जो मतलब टिश्यू फ्लूइड है इसको वापस खींचेगी और एक नेटवर्क होगा, पूरा सिस्टम होगा जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहेंगे, अभी अपन समझेंगे। और उसमें एक लिक्विड फ्लो करने लगेगा और वापस वेना केवा में चला जाएगा। जब उस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिक्विड होता है उस लिक्विड को अपन क्या कहेंगे? लिम्फ कहेंगे। क्या कहेंगे? लिम्फ कहेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। देखो आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखो ये फ्लूइड जो है ये इन देखो लिम्फेटिक जो कैपिलरीज है उनसे होता हुआ खींचा जा रहा है, फिर ये लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाएगा, फिर इसका आगे क्या होगा अभी अपन समझेंगे।
और ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। जब ये फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड इन कैपिलरी के अंदर चला जाएगा और इस लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करेगा, अब इसे अपन क्या कहेंगे? लिम्फ कहेंगे। क्या कहेंगे? लिम्फ कहेंगे। तो आप इसे समझो कि ब्लड जो था उसमें से टिश्यू फ्लूइड बाहर आया, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड बना, और वो टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लो करने लगता है, ठीक है, तब उसे अपन क्या कहेंगे? लिम्फ कहेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन बैक इनटू मेजर वेन। मेजर वेन कौन सी होती है? अपनी वेना केवा तक पहुंचा देगी ये। दिस फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम, उसे अपन क्या कहेंगे? लिम्फ कहेंगे, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए। फिर लिम्फ के बारे में और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में कुछ और पॉइंट भी अपन देखते हैं, ठीक है। तो लिम्फ बेसिकली क्या है? एक कलरलेस फ्लूइड है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। छोटी सी डेफिनेशन कि लिम्फ अ कलरलेस फ्लूइड है जो लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, और ये कहां से बनता है? टिश्यू फ्लूइड के बनने से बनता है। और टिश्यू फ्लूइड कहां से बनता है? ब्लड में से कुछ चीजें फिल्टर आउट हो जाती है, ठीक है। तो लिम्फ क्या है? बेसिकली ब्लड में से आरबीसी नहीं आएगी, क्योंकि आरबीसी तो बाहर आती नहीं है, और लार्जर प्रोटीन भी बाहर नहीं आएंगे। जो पीछे जो होगा वो अमाउंट बाहर आने लगेगा, उसे अपन लिम्फ कहेंगे। यहां पर अपन 2-3 इक्वेशन और देख लेते हैं। ब्लड क्या होता है? प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड में एक तो प्लाज्मा होती है, फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती है। अगर ब्लड में से मैं फॉर्म्ड एलिमेंट निकाल दूं तो पीछे क्या बचेगा? प्लाज्मा। और अगर उस प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर भी निकाल दूं तो पीछे क्या बचेगा? सीरम। या फिर इस ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट माइनस क्लोटिंग फैक्टर, वो भी क्या कहलाता है? सीरम। और लिम्फ क्या होता है? ब्लड में से आरबीसी सारी निकाल लो, ठीक है, इसका मतलब लिम्फ में डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है, प्लेटलेट्स भी होती है, और लिम्फ में जो होगी कुछ प्रोटीन्स भी होगी, सिर्फ लार्ज प्रोटीन नहीं होती और आरबीसी नहीं होती, ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे? लिम्फ कहेंगे। लिम्फ हैज लेस डब्ल्यूबीसी। ऐसा नहीं है कि सारी डब्ल्यूबीसी बाहर आ गई, कम डब्ल्यूबीसी होगी, लेकिन एक डब्ल्यूबीसी ज्यादा होती है जिसे कहते हैं लिम्फोसाइट, ठीक है। तो लिम्फोसाइट होती है इनमें। ड्यू टू लिम्फोसाइट, अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लिम्फोसाइट की प्रेजेंस की वजह से लिम्फ जो होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स भी डिसाइड करता है। लिम्फ इज इंपोर्टेंट कैरियर। लिम्फ भी बहुत सारी चीजों को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, और अपने क्या हो गए, ठीक है, वापस लिख दिया मैंने हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ये भी ट्रांसपोर्ट करता है। फैट जो होती है वो लिम्फ में एब्जॉर्ब होती है। जब अपन ने डाइजेशन किया था तो उसमें जब विलाई का डायग्राम बनाते हैं तो उस बीच में एक लैक्टियल बनाते हैं। अब वापस रिवीजन करना, लैक्टियल में क्या है? लिम्फ ही है। तो बेसिकली एब्जॉर्ब होकर वो लिम्फ में गया था। तो लिम्फ जो होती है वो फैट को भी क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। एक लिम्फ में कम ऑक्सीजन होती है। क्यों? क्योंकि लिम्फ जो है वो टिश्यू फ्लूइड से आ रहा है, और टिश्यू में ऑक्सीजन तो यूज कर ली होगी और बदले में CO2 दी गई होगी। तो लिम्फ में ब्लड के कंपेयर में ऑक्सीजन कम होती है और CO2 क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर आपको लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस सेटअप करना है तो पहला तो ब्लड जो होता है कलर्ड फ्लूइड है, लिम्फ जो है कलरलेस फ्लूइड है। ब्लड में आरबीसी होती है, लिम्फ में आरबीसी नहीं होती। ब्लड में डब्ल्यूबीसी ज्यादा होती है, ठीक है, लिम्फ में डब्ल्यूबीसी कम होती है, लेकिन एक डब्ल्यूबीसी ज्यादा होती है। कौन सी? लिम्फोसाइट, ठीक है। और अपन क्या लिख सकते हैं कि लिम्फ में जो प्रोटीन होती है उसकी अमाउंट भी ब्लड के कंपेयर में कम होगी, क्योंकि ब्लड में लार्ज स्मॉल सारी प्रोटीन है, लिम्फ में सिर्फ स्मॉल प्रोटीन्स आ पाएगी। और डिफरेंस क्या लिख सकते हैं? लिम्फ जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है और CO2 ज्यादा होती है, ठीक है। और ये सारे अपन कुछ डिफरेंस है जो अपन सब क्या लिख सकते हैं? लिम्फ के बारे में लिख सकते हैं। हाँ, ब्लड की तरह लिम्फ भी वेसल्स के अंदर ही फ्लो करेगा, और ये भी एक क्या है? अपना सर्कुलेटरी फ्लूइड है, ठीक है। अब ये लिम्फ का ट्रांसपोर्टेशन कैसे चलता है उसको समझते हैं। तो देखो, ब्लड से पहले तो ऑर्टा, फिर आर्टरी वगैरह वगैरह होता हुआ लास्ट में ब्लड कैपिलरी होगी, और ब्लड कैपिलरी के आसपास क्या बनाता है? टिश्यू फ्लूइड। फिर इस टिश्यू फ्लूइड को इंटरस्टिशियल डक्ट जो होती है वो खींच लेगी और लिम्फ कैपिलरी में डालती है, और अब उसे अपन क्या कहेंगे? लिम्फ। जब वो कैपिलरी में आ जाएगा तब उसे लिम्फ कहेंगे, उससे पहले अपन टिश्यू फ्लूइड ही कहेंगे, ठीक है। तो लिम्फ कैपिलरी जो होती है फिर लिम्फेटिक वेसल्स में खुलती है। लिम्फेटिक वेसल्स दो तरह की, मतलब दो ऐसे बड़ी ब्रांच बनाती है। मेजर लिम्फ वेसल्स है ये, एक राइट लिम्फेटिक डक्ट और एक लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, और ये दोनों जो होती है राइट सब क्लेवियन वेन में खुलती है और लेफ्ट सब क्लेवियन वेन, एक इधर और एक इस तरफ वेन जो आती है
इन दोनों तरफ से जो वेन आती है उसे क्लेवियन वेन कहते हैं, उनमें खुलती है, मतलब मेजर वेन में खुल गई। और अब ये वेन वेना केवा में खुलती है, तो वापस जो लिम्फ जो था, जो टिश्यू फ्लूइड था, वो वापस किस में एंटर कर गया, ब्लड में, और फिर यहां से वापस कहां पहुंचा दिया जाएगा, हार्ट के पास पहुंचा दिया जाएगा। तो ये अपना लिम्फेटिक सिस्टम और ये अपना लिम्फ। आज के वीडियो में अपन ने ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड वेसल्स और लिम्फ के बारे में अच्छे से स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में अपन चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।